Hello, viewers, and welcome back to Crimes and Coffee by Thrill Tens. निठारी किलिंग्स। साल 2005 में नोएडा में स्थित जगह निठारी से अचानक काफ़ी बच्चे मिसिंग होने लगे। जुलाई 2005 में एक रिम्पा नाम की लड़की जो कि 16 साल की थी, अचानक से निठारी के एरिया से ही गायब हो गई। रिम्पा के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं अपनी एफआईआर दर्ज करवाने, लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई भी मदद नहीं करते और कहते हैं कि शायद वो किसी के साथ भाग गई हो, थोड़े टाइम में वापस आ जाएगी। एक साल बीत गया और बच्चों के गायब होने का सिलसिला जारी रहा। उनके गायब होने के बाद उनका कोई अता पता नहीं चलता था। इवन वहाँ के लोग ये मानने लगे थे कि निठारी में जो पानी की टंकी है उस पे कोई भूत रहता है जो कि बच्चों को खा जाता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो गायब हुए थे लास्ट टाइम उन्हें उस टंकी के पास ही देखा गया था। 1.5 साल में लगभग 16 बच्चे निठारी के इस गांव से गायब हुए, जिनमें से कि 11 लड़कियां थीं। और इन सारे बच्चों में एक बात कॉमन थी कि ये लोग काफ़ी गरीब घराने से आते थे। इसके बाद एक 22 साल की लड़की जिसका नाम पायल था, ऑटो में बैठ के अपने पापा को बाय कहती है और वो ऑटो जाके रुकता है निठारी की कोठी नंबर D5 के सामने। पायल ऑटो वाले को कहती है कि वो अंदर से पैसे लेके आ रही है, लेकिन फिर काफ़ी देर तक बाहर ही नहीं आती। ऑटो वाला उस कोठी की बेल बजाता है तो अंदर से एक इंसान निकल के आता है जिसका नाम सुरिंदर कोहली है, और वो कहता है कि पायल तो उस घर से काफ़ी देर पहले ही निकल गई थी। ऑटो वाले को लगता है कि शायद उन्हें पैसे नहीं देने होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा करा, लेकिन वो हर टाइम बाहर ही खड़े थे और उन्हें कोई भी इंसान बाहर जाता हुआ नहीं दिखा। वो इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम हो जाती है और पायल का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है, तो उसके पापा देरी करे बिना 7 मई 2006 को पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहाँ की एक बार फिर पुलिस उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनती और कहती है कि वो कहीं भी चली गई होगी, थोड़े टाइम में वापस आ जाएगी, और एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। पायल के पिता एक वकील को लेके सेशंस कोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ जाके बता देते हैं कि निठारी के इलाके में कोठी नंबर D5 पे से काफ़ी बच्चे गायब हो रहे हैं और उनकी बेटी भी उसी कोठी में गई थी, और पुलिस इन सब के बारे में कुछ नहीं कर रही है। कोर्ट पुलिस को ऑर्डर करता है कि वो इस बारे में जांच करे। इसके बाद उस कोठी नंबर D5 के मालिक का पता लगाया जाता है। उसका मालिक मुनिंदर सिंह पंडेर नाम का एक आदमी है, जो कि पंजाब का रहने वाला एक करोड़पति आदमी है। पंडेर को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और वहाँ के काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स उसे पहले से ही जानते हैं। पंडेर को बताया जाता है कि एक कंप्लेंट में उसकी कोठी का नाम सामने आ रहा है। पंडेर तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि उसे इस फेक मैटर में फालतू में ड्रैग किया जा रहा है, लेकिन ये केस सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कहती है कि पुलिस को उनकी जांच करने दें। फिर दिसंबर 2006 में पायल के कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस किया जाता है और कॉल रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि पंडेर को काफ़ी बार कॉल किया गया है। इसके बाद पंडेर बताता है कि पायल एक कॉल गर्ल थी और उसके पापा ही उससे ये सब काम करवाते थे। पंडेर उसे अक्सर अपने यहाँ बुलाया करता था और पूछताछ करने पे पता चलता है कि जिस दिन पायल गायब हुई है, पंडेर उस दिन चंडीगढ़ में था क्योंकि उसके पिताजी की डेथ हो गई थी। पुलिस इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करती है और ये सच निकलती है। पंडेर ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका नौकर सुरिंदर कोहली कोठी की देखभाल किया करता था। 26 दिसंबर को अचानक से पायल की सिम एक्टिवेट होती है। उस नंबर को ट्रेस किया जाता है तो वो एक रिक्शे वाले का निकलता है। फिर उस फ़ोन के IMEI नंबर को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि वो सुरिंदर कोहली का फ़ोन है। ये पता लगते ही पुलिस फ़ौरन जाके सुरिंदर कोहली और मुनिंदर सिंह पंडेर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें पूछताछ के लिए लेके जाती है। उनके अरेस्ट होने की खबर आसपास के लोगों और मीडिया में काफ़ी हद तक फैल गई थी, जिसके बाद जो बच्चे गायब हुए थे उनमें से 2 बच्चों के पेरेंट्स निठारी के RWA के प्रेसिडेंट को लेके उस कोठी नंबर D5 पे जाते हैं और उसके आसपास छानबीन करने लगते हैं। जहाँ पे D5 कोठी मौजूद थी, उस गली में सारी कोठियाँ थी और उन सारी कोठियों के पीछे एक नाला बहा करता था। उस नाले में से कुछ लोगों को 2 पन्नियाँ मिलती हैं, जिसके अंदर एक बच्चे की पैरों की 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नोएडा में तमाम न्यूज़ चैनल्स के हब हैं
तो ये कोठी के पीछे से हड्डियां मिलने की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और हेडलाइंस बनाती है। फिर 30 दिसंबर 2006 को पुलिस उस जगह पे जाती है और छानबीन करना शुरू करती है। उस नाले में से पुलिस को काफ़ी सारी ब्लैक कलर की पॉलीथीन्स मिलती हैं और उन पॉलीथीन्स में बच्चों के सर के कंकाल और काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं। लगभग 40 पॉलीथीन पाई जाती हैं जिनमें कि 17 बच्चों के सर मिलते हैं। ये सब देखने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और वहाँ की गवर्नमेंट ने उस पुरानी पुलिस टीम को वहाँ से हटाया क्योंकि उन्होंने इस मैटर पे कुछ भी जांच नहीं करी थी और वहाँ पे एक नई पुलिस टीम अपॉइंट करी। पुलिस कोहली और पंडेर से पूछताछ करने लगती है। पंडेर ये साफ साफ कह देता है कि उसे बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर कोहली अपना मुंह खोलता है। वो बताता है कि जब पंडेर कॉल गर्ल्स को अपने घर पे बुलाता था तब कोहली चुपके से उन्हें देखा करता था और उसका भी ये सब करने का मन करता था। एक दिन जब पंडेर घर पे नहीं था तब सुरेंद्र कोहली ने पायल को फ़ोन करा और उसको कहा कि तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ क्योंकि एक नई पार्टी आई है। पायल कोठी नंबर D5 पे पहुँचती है तो सुरेंद्र कोहली उसे कहता है कि पार्टी को आने में थोड़ी देर है तो क्यों ना वो तब तक उसे एंटरटेन कर दे। पायल पूछती है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे तो कोहली उसे 500 रुपये का ऑफ़र करता है। इसके बाद पायल ने उसे रिप्लाई में कुछ ऐसा बोला जो कोहली को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने पायल के दुपट्टे से ही उसका गला घोट के उसे मार दिया। फिर वो उसकी लाश को अपने बेडरूम में ले गया और वहाँ पे उसने उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करी, लेकिन वो ये सब करने में नाकामयाब रहा। तो उसने पायल की बॉडी के छोटे छोटे पीसीस करे और उन्हें एक पॉलीथीन में बांध के पीछे वाले नाले में फेंक दिया। फिर पुलिस ने एक एक करके उन सारी बच्चों की फ़ोटो उसे दिखाई जो कि गायब हुए थे। वो उन सब बच्चों को पहचानता गया और फिर वो बताता गया कि उसने उन बच्चों के साथ क्या किया था। उनमें से एक लड़की जिसका नाम जुम्पा था कोठी के बाहर खेल रही थी। सुरेंद्र ने उसे टॉफ़ी का लालच देके अंदर बुलाया और फिर उसका भी गला घोट के मार दिया और उसके शव के साथ सेक्स करने की कोशिश करी। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरेंद्र ने बताया कि उसने उसको काट के उसके सारे पार्ट्स पीछे नाले में फेंक दिए, लेकिन उस बच्ची के बाजू और सीने का एक हिस्सा उसने अपने किचन में जाके पकाया और फिर उसे खा गया। ये सब सुनने के बाद वो पुलिस वाले भी बहुत डिस्टर्ब हो गए और वो उस रूम को छोड़ के बाहर चले गए। इसके बाद जनवरी 2007 में ये केस सीबीआई को सौंपा जाता है। पंडेर और सुरेंद्र को गुजरात भेज दिया जाता है एक नारकोट और कुछ अलग टेस्ट के लिए। सीबीआई को ये पता चलता है कि सुरेंद्र कोहली की एक वाइफ और उसी उम्र के 2 बच्चे भी थे। साइकोलॉजिकल टीम को ये पता चलता है कि कोहली खुद को एक नामर्द समझता था और इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो अलग अलग एज के बच्चों के साथ सेक्स करने की कोशिश करता था। पुलिस कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले एक केस डायरी बनाती है जिसमें कि वो इंसान की सारी स्टेटमेंट्स लिखती है। उस केस डायरी को निकाला जाता है और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इन सब कामों में पंडेर का भी हाथ था और उसने ये एक्सेप्ट करा है। लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में पंडेर का नाम कहीं पे भी नहीं था और उस केस डायरी को भी फेक बता दिया गया। सुरेंद्र कोहली पे 16 मर्डर के चार्जेस लगाए और 2014 में उसे मौत की सज़ा भी हो गई। उसे मेरठ की जेल में ले जाया जा रहा था फांसी देने के लिए। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन लगभग फांसी होने से 3 घंटे पहले कुछ बड़े लॉयर्स और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि सुरेंद्र कोहली को अभी खुद को सही से प्रेजेंट करने का टाइम नहीं मिला है, इसलिए उसकी ये फांसी रोक दी जाए। कोर्ट सुरेंद्र की फांसी को टाल देता है। 2022 तक सुरेंद्र कोहली को 14 केसेस में मौत की सज़ा सुना चुके हैं, लेकिन आज तक उसे फांसी नहीं हुई। 2022 में ही पंडेर को 7 साल की जेल हो चुकी है और ये केस आज भी चल रहा है। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि उस नाले से टोटल 627 बॉडी पार्ट्स पाए गए थे। आइए अब देख लेते हैं उस कोठी की कुछ प्रेजेंट टाइम फोटोज जहाँ पे कि ये सब दुष्ट कामों को अंजाम दिया गया था। खैर, आप लोग पंडेर और सुरेंद्र कोहली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी क्राइम्स एंड कॉफ़ी के एक और एपिसोड में।